आखिर क्या वजह है कि इमरान खान का केस देखकर, सुनकर उसके बाद तमाम जजेस जो हैं वो गायब हो गए, बीमार हो गए। आओ कारोबार करें, फ़ौज की कारोबारी शख्सियात को दावत, अहम खुतबा अमीरुल मोमिनीन की बैत का मुतालबा किया गया। एक सहाफ़ी ने किस तरह के जो बयानात हैं वो दिए, गलगित्ती बिफर गए और दरवाज़े खोलने का मुतालबा। आखिर वो कहाँ जाना चाहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इसको कौन डील करेगा। आज की गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान का केस देखकर तमाम जजेस जो थे वो भाग गए। पहले तोशाखाना केस था, उसके बाद साइफर का केस बना। साइफर का केस सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट जो है उसके तहत एक मखसूस अदालत जो थी वो कायम की गई। उसमें सिर्फ एक ही जज हैं और एक ही अदालत है। उस अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं। जब वो साइफर केस जिसमें इमरान खान को जब कैद रखा गया, जुडिशल रिमांड ले लिया गया, तो मुलज़म को खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ ये ऐसे कब किया और हुआ। फिर इस साइफर केस के हवाले से जब समाअत होनी थी तो जज साहब का पेट ख़राब हो गया। वो पहले पता चला कि 1 दिन की छुट्टी पे गए हैं, अब इल्म हुआ कि वो 7 दिन छुट्टी पे चले गए। 7 दिन इसलिए कि इनको मालूम है कि अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल घर चले जाएंगे। आज जो है वो 4 तारीख है, 10-11 तक ये आएंगे नहीं, मज़ीद बीमार हो जाएंगे, फिर आगे कोई नुक्ता निकाल लिया जाएगा। लिहाजा साइफर के अंदर इमरान खान की 13 तारीख तक तो रिमांड है, तो उसके बाद देखेंगे क्या चीज़ें होंगी। पहले दौर के अंदर जो थे वो मुलजमान या मुजरिम जो होते थे जेलों के अंदर, उनका पेट ख़राब होता था, उनके बैक कमर में प्रॉब्लम होती थी, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता था, उन्हें कोई और बीमारी होती थी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता था। फिर 50 रुपये के मचलके जमा करवा के लंदन जैसे मुल्क में नवाज शरीफ साहब वसूली इलाज के लिए आगे थे। लेकिन ये वाहिद इमरान खान है जो जेल में किसी किस्म की कोई आर महसूस नहीं कर रहा, और उल्टा जो जजेस हैं और जो वकला हैं वो आए रोज़ बीमार हो जाते हैं। और इतना प्रेशर है, और चूँकि उनको पता है कि इस केस के अंदर है कुछ नहीं। वो साइफर केस जिसमें इमरान खान रिमांड के ऊपर हैं, जिसमें 13 सितंबर तक वो वहीं पे रह सकेंगे, उनकी कोई ज़मानत नहीं होगी, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सके कि वो साइफर उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रखा गया। अदालत कायम की गई, जज अबुल असनाद जो बीमार हो गए हैं उनको कायम किया गया, जिसमें सदर ने सरेआम अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, अवाम से, कौम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने इस एक्ट के ऊपर दस्खत नहीं किए, लिहाजा ये एक्ट मैं नहीं मानता, और वो बना ही नहीं, और उसी एक्ट के तहत इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इमरान खान के बजाय जज बीमार होना शुरू हो गए हैं, वो 7-7 दिन छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो ये साबित हुआ कि इमरान खान स्ट्रॉन्ग है और आप आज भी बड़े कमज़ोर हैं। तो लिहाजा इनसे बात कर लीजिए, मामलात को सुलझा दीजिए। ये आखिरी मरहल में जंग दाखिल हो रही है। अगले एपिसोड में फिर से हम बात करेंगे ये सिविलियन वॉर जो शुरू की गई है, ये जो फसादात शुरू हुए मुल्क के अंदर, ये जो महंगाई की जा रही है, इसके पीछे महरक़ात क्या हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, उसमें हमको 4 से 5 मिनट उसके ऊपर तफसीली सिर्फ इसी मौजू को वजह बना के बात करेंगे। आओ कारोबार करें, फ़ौज ने जो है वो कारोबारी शख्सियात को दावत दे दी। आपने कभी भी तारीख में ऐसे नहीं देखा होगा कि जो किसी मुल्क की फ़ौज है या पाकिस्तान की इवन जो फ़ौज है, जनरल बाजवा साहब से पहले वो कारोबारी शख्सियात से मिलें, बिजनेसमैन लोगों से मिलें और उनको कहें कि हम जो हैं आपके लिए ये काम करेंगे, मुल्क की मैशत ठीक कर देंगे। और सादा लफ्ज़ों में ये है कि आर्मी चीफ़ का लाहौर में और कराची में कारोबारी शख्सियात से मिलना और उनको ये तिफ़ल तसल्लियाँ देना, ये बात साबित होती है कि ये एक तरह से कारोबार करने की दावत दी जा रही है। जबकि फ़ौज का ये काम नहीं है कि वो बजट कहाँ से लेंगे, पाकिस्तान को बजट कहाँ से मिलेगा, यानी कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, इमदाद कहाँ से मिलेगी, कर्ज़ा कहाँ से मिलेगा, फिर उस कर्ज़े को, उस इमदाद को लगाना कहाँ पे है। ये हुकूमतों का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये अदलिया का या इस्टेब्लिशमेंट का या किसी और इदारे का काम नहीं है। तो इसको सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि दावत दी गई है मिलजुल के कारोबार करने की, और तसल्लियाँ दी गई हैं कि 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये पिछले 70 सालों में हालात और मामलात ठीक नहीं हो सके, मैशत ठीक नहीं हो सकी, दूसरी तरफ सियासी अदम
استحकाम है जो कि आपकी वजह से, और ऊपर से आप अगर ये समझें कि ये हालात ठीक हो जाएंगे, संभल जाएंगे, मैशत ठीक हो जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, कभी नहीं होगा जब तक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है और आपने लोगों को जेल में डाल रखा है। अब आपने जेल में रखा है, नहीं कर रहा वो डील, नहीं जा रहा वो कहीं भी, खबरें चलवा लें जितनी मर्जी करें, उसने नहीं जाना, वो मर जाएगा, वो नहीं जाएगा। जिस तरह के हालात हैं, ये कोई और सियासतदान नहीं है, इसको इमरान खान कहते हैं, उसको सारा समझ है कि आपके हिसाब के साथ कैसे खेलना है। वो आप जैसे सोचते हैं वो उससे भी बढ़ के सोचता है। तो रखें जेल में, मार दें उसको जेल में, कर लें अपनी कोशिशें और ख्वाहिशें पूरी, और देखते हैं कि मुल्क आगे कैसे बढ़ता है, आपकी ख्वाहिशें कैसे पूरी होती हैं। अहम खुतबा अमीरुल मोमिनीन की बैत का मुतालबा किया गया। अब हैरान होंगे कि अमीरुल मोमिनीन कौन है और किस तरह से हम इस तरह के टाइटल लिख रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहे हैं। उसकी एक वजह है, कमरान खान एक सहाफ़ी हैं, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था, नए देखने वालों को फिर से बता देता हूँ। इनके ऑडियो मैसेजेस मैंने खुद सुने हैं जिसमें ये रो रहे हैं, ये चीख रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, और उसमें मुख्तसर अल्फाज बता देता हूँ, वो ये हैं, बराए मेहरबानी आप ये पैगाम जो है वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दें। ये नवाज शरीफ साहब के नहायत ही करीबी एक अहम बंदे को उन्होंने ऑडियो नोट छोड़ा था, उन्हें कहें कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ब्लैकमेल हूँ, मेरी दुबई में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे कुछ और मामलात हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो मैं बाइस से मजबूरी मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हूँ, वरना मैं मियाँ साहब को पसंद करता हूँ। तो मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ कह सकूँ। और दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कमरान खान हैं ये टाउट हैं, इनकी तरफ से जो चीज़ आएगी आप समझ लें ये उस सुराग से खबरें आती हैं और फिर ये उसके ऊपर भाषण देते हैं। और इन्होंने जो बात कही, जिसको मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा एक ट्वीट, इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक खुतबा दे रहे हैं कमरान खान और वो ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं उनकी बैत कर लीजिए, उनके हाथ के ऊपर बैत करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट लिखी है हम सिर्फ उसी को पढ़ते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटा तवील नशिस्त में मैशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसको कामयाब बनाने के अज़म का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी, कल्चर नाम फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत स्तानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा, डॉलर के हवाले से ईरान से जो तेल की स्मगलिंग हो रही है, अफ़गानिस्तान से जो ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग हो रही है वो ज़ीरो हो जाएगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशंस का जो है उसको सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा। इसमें जो बांग्लादेश के लोग हैं बिहारी कराची के अंदर, उनके हवाले से भी जिक्र हुआ था। आर्मी चीफ को यकीन है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमायाकारी के लिए वो तैयार हैं और वहाँ से 75 बिलियन जो रुपीस हैं वो आएंगे। तो ये इस तरह से कमरान खान साहब ने जो तमीद बांधी है और इसमें जो बातें कही हैं, जो तसल्लियाँ दी गई हैं, उनका पैगाम कमरान खान के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया गया, लेकिन यहाँ पे आवाम के ऊपर कोई बात असर नहीं करेगी। अब देखिए कि एक तरह से सिविलियन वॉर जारी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। गिलगिती जो हैं वो बिफर गए हैं और कहते हैं कि दरवाजे खोलें और हमें कहीं जाना है। अब भारत तो इस चीज़ को बड़े गलत मजाज में और गलत अंदाज में ले रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि वो जो कारगिल है वहाँ से दरवाजे खोले जाएं और हम जो हैं वो भारत की तरफ जाएं। ऐसे नहीं है, वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना, हमें अफ़गानिस्तान कबूल है, हमें चीन कबूल है, हम उनके साथ तजारत बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिहाजा जिस तरह से हमें बंदी बनाया गया है, जिस तरह से वहाँ पर सुन्नी शिया फसादात हुए हैं, जिस तरह से उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ जो थे, उनके राइट्स जो थे वो नहीं दिए गए, एक डिस्प्यूट एरिया था, ये कश्मीर का हिस्सा था, इसको पाकिस्तान के सूबे की तर्ज के ऊपर डील किया गया। अब जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से अवामी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको ख़त्म किया गया, ये जितनी चीज़ें हुई हैं इनसे वो लोग जो हैं वो गमज़दा हैं, उनको अफसोस है कि उनके यहाँ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, चूँकि वहाँ पे सबसे बड़ी शिया कम्यूनिटी है, फिर बाकी मसाले के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस ज़िमन में उन्होंने कहा और वहाँ पे एहतजाज जारी है और लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, टूरिज़म बंद है, बच्चे तालीम से आरी हो चुके हैं, कारोबार ठप होकर रह गए हैं, लेकिन यहाँ पड़ी है किसी को, एक तरफ मैशत ठीक करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सियासतदानों को जेलों में डाल रहे हैं, और तीसरी तरफ मुल्क के अंदर देख लें सरहदी इलाकों
علاقوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر کس نوعیت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور وہاں توجہ دینے کے بجائے سیاست کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر اور سیاستدانوں کو کچلنے کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگانے کے اوپر، سائفر جو کہتے تھے تھا ہی نہیں سرے سے، اس کے اوپر کیس بنا کے عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں اور باقی معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس نظام سے، اس نفرت سے، ان چیزوں سے، طاقت کے استعمال سے باہر نکلیں اور ایک نئے دور کا آغاز کریں، اور اس دور کا آغاز کوئی اور نہیں کر سکتا، عوام ہیں، اس کے بعد عوام کے نمائندے ہیں، خاص کر وہ سارے ایک پیج پہ جمع ہو جائیں، جتنے مرضی اختلافات آپس میں رکھیں، جب تک یہ ایک نہیں ہو جاتے، یہ نیک نہیں ہو جاتے، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ تقسیم ہوتے رہیں گے، ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جائے گا اور یہ نظام اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔